Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the topic chemical reaction bonds and chemical equations. और ये जो टॉपिक्स हैं आपके बीपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बेसिकली जो ये आपका चैप्टर्स है ये कंपाइलेशन है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में क्लास 5th 6th 9th 11th में आपको ये चैप्टर्स डिफरेंट फॉर्म में मिल जाएंगे. जैसे क्लास 11th में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर से ये चैप्टर है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर आप इनके जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. देखिए बेसिकली मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होंगी उनको मैं बताऊंगा और आपको बेसिकली इनको ध्यान से सुनना है ताकि आप इस लेक्चर से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है. जैसे ही वर्ड केमिकल रिएक्शन आए आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में किसी न्यू सब्सटेंस किसी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं और इसी न्यू बॉन्ड बनने से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दो अलग अलग क्या हैं ये रिएक्टेंट्स हैं. इन दोनों को आपने मिलाया और एक न्यू क्या हुआ प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया. जाहिर सी बात है इनके जो बॉन्ड्स होंगे वो रीअरेंज हुए होंगे, इनके ओल्ड बॉन्ड टूटे होंगे, न्यू बॉन्ड बने होंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो बेसिकली अगर उसके स्टेट में चेंज हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, तो हम बोलेंगे यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है. अगर कलर में चेंज हो केमिकल रिएक्शन हो रहा है. गैस अगर निकल रही है क्या तो भी क्या बोलेंगे इसको कि केमिकल रिएक्शन है. टेम्परेचर में चेंज हो और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो हम बोलेंगे यानी कि ये 5 इसके फीचर्स हैं. अगर ये 5 कहीं भी चीज़ें हो रही हैं तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. जैसे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, इसको देखिएगा सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड में होते हैं और जो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो राइट साइड में होता है. एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिएक्टेंट्स आर ऑन राइट साइड, तो आपको स्टेटमेंट को गलत कर देना है क्योंकि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट में होते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा राइट साइड में होते हैं. राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर वही दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं. रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं, प्रोडक्ट्स राइट्स में होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ एक टर्म है यहाँ पे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. बेसिकली देखिए जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में होता है. बैलेंस फॉर्म में कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही एटम्स होंगे. जैसे देखिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस फॉर्म में होगा. अगर वो अनबैलेंस फॉर्म में है उसी को बोल देंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. अगर केमिकल रिएक्शन के मतलब बाद में भी दोनों साइड जो होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में जो एटम्स होंगे इक्वल होंगे. ये यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते भी हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है. यहाँ पर दिया हुआ है कि मेकिंग केमिकल इक्वेशन कैसे बन रहा है. जैसे आप देखेंगे कि कई बार जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. तो कभी भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉलिड है या लिक्विड, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में तो इसके आगे एस लिख दिया हमने, तो यहाँ पे वही दिया होगा कोई सॉलिड होगा उसके आगे एस होगा, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और एक्वस सॉल्यूशन इसमें यानी कि वाटर हो H2 हो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, उसके लिए AQ का सिंबल होगा. किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर नीचे साइड डाउनवर्ड साइड में अगर एरो हो तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेट का क्या हो रहा है फॉर्म. जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ H2 निकल रहा है, तो अगर H2 अगर एरो ऊपर की तरफ यानी ये बताता है कि गैस निकल रही है केमिकल रिएक्शन में. अगर वही ये नीचे की तरफ एरो होता तो हम बोलते कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बन रहा है. इस चीज़ को ध्यान में रखना है. कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. ठीक है, रेट ऑफ मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन हो रही हो, अगर उसको आपको जल्दी कराना है उसमें आप कुछ ऐसा डाल दें जो फटाफट रिएक्शन करा दे. तो जो आप फटाफट कराने वाली चीज़ डाल रहे हैं उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं. आगे इसको देखेंगे हम लोग. तो वही चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर ये लिखा होता है यहाँ पे, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. हीट देखेंगे, हीट भी लिखा होता है. कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर हीट रिलीज़ हो रही है उसको भी लिखते हैं. और
किसी भी केमिकल रिएक्शन में जैसे मान लीजिए HCl है, तो HCl आपको डाइल्यूट भी मिल जाएगा, HCl आपको कंसनट्रेटेड मिल जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में जो आप HCl यूज़ कर रहे हैं वो आप डाइल्यूट यूज़ कर रहे हैं या फिर कंसनट्रेटेड यूज़ कर रहे हैं, वो आपको लिखना पड़ता है। तो अभी तक हम यही जाने कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है पता चलेगा, उसके लिए 5 पैरामीटर यहाँ पर दिए हुए हैं। केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर देंगे उसको केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। रिएक्टेंट्स जो होते हैं लेफ्ट साइड में होते हैं, प्रोडक्ट्स राइट साइड में होते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन समझिए आप, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिए कैसे होगा, ये सब इतना बस नॉर्मल जेन्युइन जान लिया। यहाँ से आपको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने आप एग्जाम में देखे होंगे, आपसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको आज क्लियर करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर बिफोर डीलिंग दिस मैं आपको चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछते हैं। आपको याद रखना है कि जो CO कब से कई बार पूछ देता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, या फिर क्विक लाइम किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड। आपने वो देखा है चूना, जो हम घर में दीवार पे जिससे हम पेंटिंग होने के पहले हम जो चूना का जो हम पुताई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका नाम क्विक लाइम भी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर क्विक लाइम जैसे आप चूना लेके आते हैं, उस चूना में अगर आप पानी को मिला दें, तो पानी को मिलाने के बाद जो चीज़ आपके पास बनकर आएगी उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यानी जो लिक्विड तैयार होगी जिसको पेंटर जो दीवार में मारता है उसको स्लैक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी याद रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है ये। और जो आपका जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको आप स्लैक लाइम बोल रहे हैं, इसको हम वाइट वॉशिंग वॉल, मैंने आपको बताया ना, अभी दीवार पे इसका पेंट मारते हैं, वही बोलते हैं इसको। अच्छा, दीवार पे पेंट मारने के बाद होता क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो देख रहे हैं आप, रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और किसी नए एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बताया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होगा, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसको आप बोल देंगे कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रहा है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिला, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट H2O का फॉर्मेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप चीज़ों को समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केमिकल फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज टूटना, याद रखिए। जैसे डिकम्पोजिशन है मतलब वो टूट रहा है। इसमें होता क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, जैसे यहाँ रिएक्टेंट के तौर पर हम लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को हमने लिया है। जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन होता है और इससे 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, आपको दे देगा इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको वहाँ याद रखना है कि अगर कोई एक चीज़ है वो डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है और उससे 1, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है वो 3 तरह का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलाइसिस। आइए चलिए बताते हैं। पहले देखिए फोटोलाइसिस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए, सिल्वर क्लोराइड लेकर के आए, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड लाए, छत पर गए, उसको सनलाइट में रख दिया। जैसे ही सनलाइट में आप रखेंगे उसको, वो तुरंत उसका ब्रेकडाउन होगा, यानी कि वो उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा और वो सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में टूट जाएगा। ये फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब क्या, फोटोन, यानी लाइट के प्रेजेंट में अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसको आप बोलेंगे क्या कि ये फोटोलाइसिस हो रहा है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको भी मार्केट से ले आए, उसको भी धूप में रखा, जैसे ही धूप में रखेंगे तो क्या होगा, उसका फोटोलाइसिस, फोटोन्स उसके ऊपर पड़ेंगे, ठीक है, और वो Ag और Br के फॉर्म में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि AgBr का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे एक स्टैटिक नॉलेज से याद रख लीजिए कि आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इनका जो यूज़ होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। ये PYQ है, ये पहले आया हुआ है।
तो फोटोलाइसिस आप समझ गए होंगे कि फोटोलाइसिस भी एक तरह का क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पूछ देगा कि फोटोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फोटोलाइसिस, लाइसिस मीन्स टूटना, टूटना यानी क्या, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो रहा है, कोई चीज़ टूट रहा है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर आया लाइसिस, लाइसिस मीन्स होता है टूटना, इसको याद रखिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक करंट दे कर किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर, जैसे कि H2O है, ठीक है, उसको आपने इलेक्ट्रिक करंट देंगे। अगर आप मान लीजिए पानी है, उसमें कभी इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी डालिए, दो उसके ऊपर डाल दीजिए एक रड, ठीक है, एक होगा कैथोड और एक एनोड, आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो करके देखिएगा, टाइम मिलेगा आपको। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक करंट देकर किसी चीज़ को अगर तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पूछ सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस ये टाइप ऑफ, तो आपको बोलना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स हीट, यानी किसी भी चीज़ को आप हीट दे करके, ध्यान रखिए हीट और सनलाइट दोनों में चीज़ है, गर्मी हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर जो सनलाइट अगर पड़ेगा उसके ऊपर तो वहाँ फोटोलाइसिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हीट, स्टोव जला करके उसको अगर आप हीट दे रहे हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस में मतलब सेम दोनों नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, गए आप लीड नाइट्रेट लेकर के आए, उसको हीट करना स्टार्ट किया, जैसे ही आप हीट करेंगे आपको ये 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो इसको बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें याद क्या रखना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस क्या है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो एक ना रिएक्टिविटी सीरीज़ होता है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स, यानी कि कौन कितना रिएक्टिव होता है। देखिए यहाँ से देखिए ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे ऐसे जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। अब देखिए यहाँ आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। आइए आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जैसे ही इन दोनों में रिएक्शन होगा, आयरन SO4 को अपने पास बुला लेगा और कॉपर को कहेगा बाहर निकलो। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, कोई एक मजबूत इंसान आया, SO4 को बोला कि भाई तुम गरीब हो, निकलो यहाँ से, और कॉपर को बोला तुम गरीब हो, निकलो यहाँ से, और SO4 को लेके शादी करके न्यू कंपाउंड बना दिया, फेरस सल्फेट। कॉपर क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंक देगा। देखिए यहाँ पे कॉपर बेचारा बाहर वेट कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेके निकल गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है क्या होता है कि जो 2 आपके रिएक्टेंट्स हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को, यानी कि इसमें ना मतलब कि ये बोलते हैं कि भाई तुम कुछ हमको दे दो और अपना कुछ मेरे से ले लो। जैसे यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 है, ठीक है, इसमें इसी जो आपका जो Na2 है वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और Ba2 जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और BaSO बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, प्रेसिपिटेट, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको तुरंत वहाँ टिक करना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए प्रेसिपिटेट के लिए क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एरो है यहाँ पे, यानी कि क्या हो रहा है, आप समझ जाएंगे कि यही वो प्रेसिपिटेट है। पूछ देगा कि फॉर्म द फ्लोइंग रिएक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेसिपिटेट, BaCl2, NaCl। जैसे ही आप देखेंगे इसके पास एरो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी समझ जाएंगे कि यही क्या है, आपका प्रेसिपिटेट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या है, बेस है, और H2SO4 आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, एसिड है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, Na2SO4 बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो Na2SO4 आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और वाटर बन ही रहा है, इसको बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आता है 2 तरह का, यहाँ अब तक आप समझ गए होंगे क्या,
डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपस में ही ये लोग रीअरेंज कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर फेंक देता है और न्यू प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट होता है वो डिकम्पोज होता है, टूटता है। 3 तरह का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि सेलेक्लाइम किसको बोलते हैं और क्विकलाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए बेसिकली होता है क्या, जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया NH2, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन और आप गए मार्केट, नाइट्रोजन ले आए और हाइड्रोजन ले आए, ठीक है, इन दोनों को मिलाया और अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। मैं बाद में चाहूँ तो अमोनिया को तोड़ भी सकता हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में, यानी कि ये जो एरो होता है नहीं बताता है कि चीज़ें दोनों तरफ से हो सकती हैं। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक बार जो प्रोडक्ट बन गया ये वापस नहीं बन सकता। जैसे कि सोडियम सल्फेट, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 जैसे ही बनाया तो दोनों को मिलाया तो Na2SO4 बना। अब ये चाह कर भी Na2SO4 को आप तोड़ करके NaOH और H2SO4 नहीं बना सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दूध में आपने दही डाला थोड़ा सा और सुबह में आपका दही बनकर तैयार हो गया। अब दही चाह कर कभी दूध नहीं बन सकता है, तो वो भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब आता है एक और टर्मिनोलॉजी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सिंपल है, एक्सो मीन्स निकालना, बाहर, एंडो अंदर। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी हो, यानी कि हीट एनर्जी अगर बाहर आ रहा है उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट रिलीज होती है। इस एग्ज़ाम में पूछ जाता है कि रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर कहीं किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एक एंडोथर्मिक है। आपसे पूछ देगा फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आइसोमेरिज्म और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें होता क्या है ना कि कोई एक ना मान लीजिए कि ऐसे रिएक्टेंट है, ठीक है, इसके जो आपस में ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, ये आपस में ही रीअरेंज हो जाते हैं और रीअरेंज होकर के न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म, जैसे कि जैसे NH2CNO अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट में ही हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर चला गया, मतलब एलिमेंट आपस में थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं इधर उधर होकर के और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन 4 ही रहेगा, देखिए यहाँ पे 2 और 2 4, कार्बन 1 है, कार्बन 1 रहेगा, यानी कि जितने एटम इस साइड है उतने ही एटम इस साइड रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसी को बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन उस टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस, कोई भी आप वीक एसिड ले लीजिए या फिर कोई भी वीक बेस ले लीजिए, अगर उसका रिएक्शन अगर हम H2O से पानी से करा देते हैं, किसी भी वीक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जैसे ही आया ध्यान में आना चाहिए, कोई भी वीक एसिड ले या फिर कोई भी वीक बेस ले, अगर उसका रिएक्शन हम पानी के साथ कराते हैं तो वो एक तरह का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट को क्या है, एक तरह का वीक बेस है ये, उसको H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो यानी कि सनलाइट, फोटोलाइसिस याद आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फोटोसिंथेसिस आपका जो होता है, ठीक है, जो आपका ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जिसके बाद, ये भी एक तरह क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर सनलाइट मान लीजिए कम होगा, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मतलब नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि सनलाइट अगर प्रॉपर में होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम में पूछ सकता है कि इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। इंटेंसिटी अच्छी होगी तो जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छा होगा। फोटोसिंथेसाइजर इज सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट अ रिएक्शन विदाउट, ये चलिए ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एक्टेज है, फोटो, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं टर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। 2 टर्म है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी क्या, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन निकल गया है, सिंपल। फिर से ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है,
और हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। रिडक्शन मतलब क्या, यहाँ ये दिया हुआ है यहाँ पे। रिडक्शन मतलब क्या कि सब्सटेंस में हाइड्रोजन गेन किया है और ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। एक को याद रखिए, बाकी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ है और ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना है, ये तो सिंपल सब जानते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन में एक और जो पता क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी अगर ऐड हों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये भी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे जैसे ये कॉपर है और ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो CuO बना, यानी कि क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बताया ना, रिडक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब एक आता है टर्म ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कॉपर जो है ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि ऑक्सीजन उसके पास आके मिल रहा है। ठीक है, तो जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन आकर के मिलेगा उसको हम बोलते हैं कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझिए फिर से, अ सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच इज इंक्रीज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब क्या, जिसमें साथ ऑक्सीजन आके मिलेगा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो Cu बना एक तरह का, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी हाँ, ये Cu क्या है, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। अ सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस और ऑक्सीडेशन नंबर इज और विच इज़ डिक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या, ऑक्सीजन इसके साथ आकर के मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और जो जहाँ पर जैसे कि अ सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच इज़ डिक्रीज, उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में मतलब टेक प्लेस, साथ में मतलब कि हो रहे हों, उसी को हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं CuO है, CuO यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको देख सकते हैं जहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मिल जा रहा है और H2O बना रहा है, तो ये क्या, और ऑक्सीडेशन। अच्छा, मुझे लगता है आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फिर से। जो जिसके साथ, जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तभी तो ये CuO बन रहा है, तो कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगा उसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिंपल। और जो चीज़ रिड्यूस्ड होगा उसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, हालांकि एग्जाम में उतना ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए, इसके कुछ टेक्निक्स हैं, उनको याद रखने हैं कि अगर कोई एलिमेंट, कोई एटम जो है वो अपने एलिमेंटल स्टेट्स में हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2, सल्फर, कोई भी एलिमेंटल स्टेट में अलग अकेले ऐसे पड़ा हुआ तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन का ऐसे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है, इसको याद रखिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड का -1 होता है, सुपर ऑक्साइड का -1/2, और फ्लोराइड्स का +2 और -1 होता है। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 है ना, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा ना वो -1 होगा। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है तो KO2, अब मैंने आपके लिए एग्जाम मतलब कि सुपर ऑक्साइड की एक एग्जाम्पल है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज होगा। जैसे कि अगर आपके पास ऑक्सीजन फ्लोराइड है तो उसके ऊपर या तो +2 या फिर +1 का चार्ज होगा। हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटालिक हाइड्राइड इज -1, या फिर ऐसे इसका नॉर्मली +1 होता है, इसको ध्यान रखना। ये देखिए उतना बस थोड़ा बहुत इसके ऊपर में ध्यान रखना है, ज़्यादा इसके ऊपर कुछ पूछता नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब क्या, जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, फेरस आयरन है, CN है, साइनाइड्स हैं,
तो यानी कि अगर दो चीज़ कंबाइंड फॉर्म में दो एलिमेंट कंबाइंड, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं ना, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वही सबका होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो -3 है ना, ये Cn है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो माइनस यानी टोटल के ऊपर -6 है, तो -6 को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कितना +3 चार्ज आ जाएगा। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि इन टोटल कॉम्प्लेक्स आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू द नेट चार्ज। नेट चार्ज -3 है ना, तो सबके ऊपर क्या होगा, 3 ही चार्ज होगा। वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। और अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसका जो द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज 0, यानी कि आपको अगर मान लीजिए कोई अगर मॉलिक्यूल दे दिया OF2 और इसमें आपको बोल दिया ऑक्सीजन का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका जो टोटल का जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन को आपने X पुट कर दिया, फ्लोरीन के ऊपर बताया था ना मैंने आपको ना कि -1 होता है। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो वहाँ पे आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, X का वैल्यू +2, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर +2 है। तो आप बस नेट यहाँ पे 0 कर देना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन में बेसिकली होता क्या है कि इसमें डेटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट में एयर, वाटर और केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, उससे क्या होता है, मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सिंपल समझिए, लोहा को देखा है आपने, उसका रस्टिंग हो जाता है, डैट इज़ कॉल्ड द कोरोजन। सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है, काला हो जाता है, अगर आपने पहन रखा होगा, देखा होगा, वो भी क्या है, उसका रस्टिंग है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, आप कॉपर के किसी बर्तन को बाहर छोड़ दीजिए, उसके ऊपर हरा हरा कुछ दिन में लग जाएगा, डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन यही होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वही इसके डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कॉपर से एक्वायर ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3, वो उसके ऊपर ले लेता है। आप देखिएगा Fe2O3 है, जो इसका रस्ट का ये फार्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग हो जाता है ना, उसी का ये फार्मूला है। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी जैसे आप समझिए फूड्स, कई बार जैसे जो फूड्स होते हैं जिनके अंदर ऑयल्स होता है और फैट्स होता है, ठीक है, अगर उनको अगर आप ऐसे खुले छोड़ दें, खुले में कुछ घंटे, तो उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड बिकम स्टिल यानी कि नॉट फ्रेश। उनके कलर और स्मेल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आप देखे होंगे कई बार, आप ब्रेड्स को भी बाहर छोड़ दीजिए, या फिर आप मैगी बना कर कुछ देर छोड़ दीजिए आप या उनको, तो क्या होगा, मतलब कि एक दिन बाद आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो गया। उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए। अगर कोई पैकेज्ड फूड है, पोटैटो जैसे चिप्स वगैरह आप देखे होंगे आते हैं, तो उनके अंदर जो आप जो फोड़ते हैं ना उसको, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होते हैं, उसको रखिए। कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, इन एंटीऑक्सीडेंट्स को याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सोटोलिन, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल और डाइनाइट्रोजन, ये 3 एंटीऑक्सीडेंट्स को ध्यान में रखिए। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा मैंने फास्ट भी मतलब कि बोला, आप इसको अगर ध्यान से सुनिएगा तो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हमने कवर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे। हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, अगर आप ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ट्राई करूँगा कि उसे समझा